वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में उन्नति लाएंगे, बदलाव लाएंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पाइन सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ तिवारी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईपा एक ऐसा मंच है जहाँ पे हम बात करना चाहते हैं प्रगतिशील राजनीति की। बेसिकली जब भी हमारे देश में राजनीति की बात होती है तो धर्म, जाति, सब मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन जो सर्वांगीण विकास के मुद्दे होते हैं उनके बारे में थोड़ी कम बात होती है। तो हम वो मंच इसीलिए बनाया गया है ताकि हम इन मुद्दों को जनता तक ले जा सकें। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जिस तरह की राजनीति इस समय हो रही है देश में, जो भी तौर तरीके राजनीतिक पार्टियाँ अपनाती हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं या फिर उसमें क्या बदलाव आप देखना चाहेंगे? मेरे हिसाब से जो राजनीति इस वक्त हमारे देश में है वो बहुत कुछ प्रभावित होती है उस करंट टाइम के लोगों की सोच क्या है। जैसे अगर हम पुराने वक्त की बात करें तो आज़ादी के तुरंत बाद लोगों में देशभक्ति की भावनाएं थीं और लोग बस ये चाहते थे किसी न किसी तरीके से हमारा देश आगे बढ़े। तो उस टाइम की राजनीति देशभक्ति से प्रेरित थी, देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित थी। और आज की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि जो करंट हमारी सोच है जनता की, उससे प्रेरित है। और इस वक्त हम सभी जानते हैं कि करंट सोच जनता की क्या है। तो मेरे हिसाब से राजनीति जो है वो वैरी करती है कि किस समय लोगों की सोच कैसी है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो आज की डेट में जैसी रिक्वायरमेंट है, लोग जो आज का यूथ है वो नौकरियां, विकास, ये सारी चीज़ें चाहता है। हालांकि ये थोड़ी सी बैक सीट पे हैं अभी, कुछ और चीज़ें हैं जो आगे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वक्त के साथ ये चेंज होगा और जो वाकई जो अहम मुद्दे हैं देश के विकास के लिए, नौकरियां, अपॉर्चुनिटीज़ और गरीबी, ये सब वाकई आने वाले वक्त में एक अहम मुद्दे बने इलेक्शंस के। सर, जैसे आप स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं, तो अभी कोरोना की दूसरी लहर ख़त्म हुई थी, तीसरी लहर बस आ ही गई है प्रदेश में। देश में बहुत सारे केसेस मिलने लगे हैं। तो जो हमने पिछली गलतियां की थी पिछले 2 वेव्स में, आपको क्या लगता है कि अब इस आने वाली वेव के लिए हम लोग कितना तैयार हैं उसके लिए? ये अच्छा क्वेश्चन है, कीपिंग इन माइंड जो अभी करंट सिनेरियो है। देखिए, हम सब केवल स्पेक्युलेट कर सकते हैं कि कोई भी वेव कब आएगी और कितनी सीवियर होगी, क्योंकि लास्ट टाइम नोबडी थॉट कि फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव आएगी। और हमारे नेताओं के बयान भी कुछ ऐसे ही थे, अगर आपको याद हो तो। बट ये है कि हाँ, सेकेंड वेव से हमने ये लेसन ज़रूर लिया है कि दिस थिंग इज़ हियर टू स्टे, और हमें इसके साथ रहने की आदत डालनी होगी और उसके हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा और ढालना पड़ेगा। वेव जैसा कि हम आज की जिस डेट में आज हमारा इंटरव्यू है, अभी आने से पहले मैं CNN देख रहा था, तो उसमें आज इंग्लैंड में 1 लाख केस पाए गए हैं। तो अगर इंग्लैंड जैसा एक विकसित देश है, उसके बाद भी वहाँ पे इतने कानून हैं और सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी अगर 1 लाख केसेस इंग्लैंड में पर डे आ रहे हैं, तो शायद मुझे नहीं लगता कि हम किसी तरीके से इस वेव से बच पाएंगे। अगर बचते हैं तो ये चमत्कार होगा। और हाँ, ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि इस बार वी आर वेल प्रिपेयर्ड। ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हॉस्पिटल्स को नोटिसेस आ गई हैं कि आप अपने वॉर रूम एक्टिवेट कर लीजिए, बेड्स को रिज़र्व कर लीजिए फॉर कोविड। ऑक्सीजन प्लांट, मेरे ख्याल से जिन जिन अस्पतालों से मैं जुड़ा हूँ, सब में अब अपने अपने ऑक्सीजन प्लांट्स आ गए हैं। सो आई थिंक वी आर इन अ वे बेटर प्रिपेयर्ड देन व्हाट वी वर इन अप्रैल में। तो सर, अभी जैसे कोरोना की हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में आना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पे वो कमी है कि मतलब जिससे बच्चे हमारे वहाँ के आगे नहीं निकल पाते हैं, या फिर सिर्फ मेडिकल के क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से या फिर नीतियाँ इस तरह की बनाई जाए कि आसान हो कि स्टूडेंट ईजिली आ पाए और फिर उस लेवल तक हमारे जो देश का चिकित्सा का स्तर है उसको हम एक अच्छे लेवल पर ले जा पाए? सरकार ने इस दिशा में काफ़ी कदम उठाए हैं। इनफैक्ट आजकल रेडियो पे ये मैं रोज़ सुन रहा हूँ कि 97 मेडिकल कॉलेजेस केवल यूपी में आ गए हैं। तो डेफिनेटली दिस गोज़ अ लॉन्ग वे टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स, जो भी अभी प्रेवलेंट है। जो हमारा रेशियो है, आई थिंक इट हैज़ चेंज्ड अ लॉट। जब मैं पढ़ा था तो पर 1000 जितने डॉक्टर्स रिक्वायरमेंट होती है उससे कम था, लेकिन अब वो काफ़ी बेटर हो गया है। तो नंबर ऑफ़ मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने से डॉक्टर्स तो डेफिनेटली जो प्राइमरी
तरीका है जिससे हम इस चीज़ को एड्रेस कर सकते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ एग्जिस्टिंग कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर। और एक चीज़ जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैं छोटे शहरों में भी, मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी तो मैं रहा हूँ, अक्सर मैंने देखा है कि लोग इलाज के लिए बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। अगर कुछ ऐसा करके उन लोगों का पलायन रोका जा सके, उन्हें जिस शहर में हैं वो वहाँ पे वो सुविधाएं उपलब्ध की जा सकें, तो जो बड़े शहर, बड़े शहरों के जो एपेक्स सेंटर हैं, जैसे हमारे लखनऊ में केजीएमसी है, आरएमएल है, उसमें इतना ज़्यादा लोड हो जाता है, बेड्स नहीं मिलते। तो ये मोस्टली वो मरीज़ होते हैं जो छोटे शहरों से पलायन होके आते हैं और यहाँ बेड नहीं मिलता, और फिर मजबूरीवश उनको इधर उधर कभी कभी किसी गलत अस्पताल में जाना और अलग तरीके से एक्सटॉर्शन और ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो अगर वो चीज़ वहीं पे एड्रेस की जाए जहाँ पे वो परेशानी पैदा हो रही है, तो शायद एक अच्छा संदेश जनता को मिलेगा। सर, अब जैसे विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो क्या होता है कि हर बार जब भी चुनाव करीब होते हैं तो कोई ना कोई एक राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है या फिर भावनात्मक मुद्दा उठ जाता है, जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे होते हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें, लखनऊ के जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनसे हम भटक जाते हैं। तो इसका दोषी आप आखिर किसको मानती है, ये जनता है या फिर राजनीतिक पार्टियाँ जो उन्हें भटका देती हैं? काफ़ी ज्वलंत सवाल है आपका। मुद्दे हमेशा वक्त के साथ बदलते रहते हैं, और डेफिनेटली जो हमारे राजनेता हैं वो इसको जिस दिशा में चाहें उस दिशा में मोड़ लेते हैं, ये काबिलियत उनमें हमेशा होती है। और मैं सोचता हूँ कि हमारी जनता को इतना विवेकपूर्ण होना चाहिए कि वो ये सोच सकें और समझ सकें कि उनका सही और गलत किस में निहित है। अन्यथा जो मिस्टेक्स पहले होती रही हैं वो होती रहेंगी, और ये कभी जल्दी नियर फोर्सेबल फ्यूचर में शायद बदले ना। सर, एज ए युवा आपको क्या लगता है कि इस समय देश या प्रदेश के युवाओं की क्या ज़रूरतें हैं, उनकी क्या मांग है सरकार से? अब क्योंकि अब विधानसभा चुनाव है कि अब कोई भी पार्टी जो भी सत्ता में आएगी, उनसे क्या ज़रूरत है, उनकी क्या मांग है इस समय? कोई भी युवा जब वो अपने स्कूल और पढ़ाइयाँ ख़त्म करता है, तो या तो अगर उसके ऊपर कोई ऐसा बोझ नहीं है तो वो अपनी पढ़ाइयाँ आगे करना चाहेगा। तो उन लोगों के लिए मैं चाहूँगा कि अफोर्डेबल शिक्षा मिले, और अगर वो किसी ऐसी नौकरी में जाना चाहता है इमीडिएटली, तो रोज़गार के अवसर और ज़्यादा होने चाहिए। और चाहे वो प्रोफेशनल हायर स्टडीज़ के लिए हो, या जो कुछ डिग्रीज़ ऐसी होती हैं जो 12th के बाद तुरंत हम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में मिले। रोज़गार बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। ये हम देख सकते हैं कि आए दिन कोई एग्ज़ाम होता है, उसके रिज़ल्ट आते हैं तो उस पर फिर स्टे लग जाता है और वो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये अगर हम मिनिमाइज़ कर सकें तो एक सेटिस्फैक्शन युवाओं में बहुत अच्छा जाएगा, और दिस विल सेंड अ गुड सिग्नल। सर, अगर हम डिजिटाइजेशन की बात करें, जब से डिजिटाइजेशन हुआ है मेडिकल के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये अच्छा प्रभाव है या इसमें कहीं ना कहीं हम अभी भी लैग कर रहे हैं? जब मैं क्लास 8th में था तब मैंने पहली बार ये एक डिबेट में पार्टिसिपेट किया था, साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। तो वो मेरा ऐसा पहली बार हुआ, क्योंकि तब मैं छोटा था, उम्र कम थी, तो मैं हमेशा साइंस को अच्छा ही मानता था। बट उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि साइंस इज़ बैड। किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, देयर इज़ अ फ्लिप साइड। तो इन्फॉर्मेशन जो ये युग है, ये डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ही युग है, जिसके पास जितना ज़्यादा डेटा है वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि हमने देखा, अगर आपका क्वेश्चन केवल मेडिकल से रिलेटेड है तो मैं कहूँगा कि दिस हैज़ हेल्प्ड अस इन अ लॉट ऑफ वे, इन सो मेनी वेज दैट वी कांट इवन इमेजिन। मैं यहाँ पे बैठे बैठे कोई डिफ़िकल्ट केस ऐसा जो जिसमें मुझे किसी की हेल्प या एडवाइस की ज़रूरत है, सो आई कैन आस्क माई टीचर्स हु आर नॉट इन इंडिया। उनसे मैं इमीडिएटली बात कर सकता हूँ, उनका ओपिनियन ले सकता हूँ कि आपके यहाँ ऐसे रेयर केसेस में क्या करते हैं। सो पर्सनली इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट, ऑल्दो आई एम वेरी सेलेक्टिवली सोशल। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया में इंडल्ज नहीं करता क्योंकि पीस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है इसलिए अदरवाइज़ इट्स अ नाइस थिंग अगर उसका सही तरीके से यूज़ किया जाए तो। तो सर, जाते जाते, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, आप जनता से हमारे मंच के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे कि वो किन मुद्दों को देखें और अपने वोट का किस तरह से सही इस्तेमाल करें? पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि
एक आम आदमी, एक आम हिंदुस्तानी क्या चाहेगा? मेरे हिसाब से वो चाहेगा कि उसकी फैमिली सेफ़ हो सबसे पहले, और रोज़गार मिले उसे, आने जाने की सड़कें, ये सब कनेक्टिविटी अच्छी हो, और लास्ट थिंग एक अच्छा मकान मिल जाए उसे। और अब मकान कैसे बनेगा उसको, अगर रोज़गार या पैसे मिले। तो अल्टीमेटली ये कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जो शायद आज़ादी के बाद से अभी बदली नहीं। हाँ, इसमें कुछ ना कुछ एडिशन डिलीशन होता रहता है, बट इन सारे बेसिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना नेता चुने, ये मेरी विनती है। दैट इज़ ऑल। सर, तो फिर अब जाते जाते बस यही कि जो आईपा द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है कि जब भी अब देश में बात हो राजनीति की, तो हम ऐसे मुद्दों को चुनें जो हमें प्रोग्रेस दे, जो हमारे देश को प्रोग्रेस दे। तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी मुहिम है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने मुझे अप्रोच किया और मेरा व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करी, स्पेशली आज का जो यूथ है इसके लिए। तो दिस इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा। इट्स रियली नाइस। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे सिद्धार्थ तिवारी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।